हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएनएन। और आज हम चैप्टर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक ज़रूर मेंशन कर दूंगा, ताकि आप वहां से जाकर देख लीजिए इसके पहले वाला लेक्चर, और तभी इस लेक्चर को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन इमरजेंस ऑफ शेडो जोन। तो अब ये शेडो जोन क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो वो कुछ एरिया ऐसे होते हैं हमारी पृथ्वी पर जहाँ पे भूकंप के झटके हमको बिल्कुल महसूस नहीं हो पाते हैं, है ना। इन एरियाज को हमने बोला है शेडो जोन, ठीक है। और हर अर्थक्वेक का अपना एक अलग शेडो जोन बनता है। और हमने देखा था कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स आती हैं वो दो तरह की हमने देखी थी। एक होती है आपकी बॉडी वेव्स और एक होती है आपकी सरफेस वेव्स। और बॉडी वेव्स में भी दो तरह की वेव्स होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी वेव्स। तो जो पी वेव्स और एस वेव्स होती है, इनका भी एक पैटर्न साइंटिस्ट लोगों ने पकड़ा है कि ये किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करी जा सकती हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप सीज्मोग्राफ को जहाँ पे भी आप सेटअप करते हैं, तो मान लीजिए कहीं पे भूकंप आ रहा है और जो उसका एपिसेंटर है, तो अगर सीज्मोग्राफ जो है वो एपिसेंटर से 105 डिग्री की रेंज के अंदर अगर आपने इंस्टॉल किया है, तो वो आपका पी वेव्स को भी कैप्चर करेगा और एस वेव्स को भी वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर वो 145 डिग्री के बियॉन्ड वाला एरिया में अगर आपका जो सीस्मोग्राफ है वो प्रेजेंट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स को कैप्चर करेगा, लेकिन एस वेव्स को वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया हमको कि जो जोन है हमारा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक, जो कि एपिसेंटर के अकॉर्डिंग हमने देखा है, तो ये जो जोन है ये शेडो जोन है दोनों तरह की वेव्स के लिए। और जो जोन हमारा एंड द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स। लेकिन सिर्फ 105 डिग्री के बाद में ही अगर आप देखेंगे तो आपको एस वेव्स वहां पे बिल्कुल नहीं देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे फिर बताते हैं कि जो शेडो जोन है हमारा एस वेव का, ये काफी बड़ा होता है पी वेव से। मतलब शेडो जोन आपको काफी ज्यादा एरिया में एब्सेंट मिलेंगी, ठीक है, वहां पे आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और एस वेव के साथ तो ऐसा हो गया। एंड द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स जो है, ये आपको एक बैंड के बीच में मिलता है, जो कि है 105 डिग्री तक। और 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में ये आपको एब्सेंट रहेगा, और 145 डिग्री से ये वापस से आपको देखने को मिलेगा। अब इसको हम एक डायग्राम से देख के समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है हमारा पी वेव शेडो जोन हमको यहाँ पे शो किया गया है। दिस इज अवर पी वेव शेडो जोन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एपिसेंटर वाला एरिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा एपिसेंटर है। तो एपिसेंटर से 103 डिग्री के आसपास इस साइड से हम देखें तो यहाँ पे पी वेव आपको देखने को मिल रही है। उसी प्रकार इस तरफ से भी 103 डिग्री तक, ठीक है, ये हमारा 103 डिग्री है। तो यहाँ तक भी आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ तक भी आपको पी वेव देखने को मिल रही है, और कोर से भी वो पास होती हैं। लेकिन जो 103 डिग्री और 142 डिग्री के बीच वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे पी वेव शेडो जोन बोला है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि नो डायरेक्ट पी वेव, यहाँ पे आपको पी वेव एब्सेंट दिखेंगी। उसी तरह यहाँ पे भी आपको पी वेव एब्सेंट दिख रही है, ठीक है। और 140 डिग्री के बाद से जो एरिया कवर होता है वहां पे वापस आपको पी वेव देखने को मिलेंगी। लेकिन जब एस एस वेव के शेडो जोन को हम देखते हैं, तो ये पोर्शन है हमारा, ये हमारा एपिसेंटर है भूकंप का, ठीक है, अर्थक्वेक का एपिसेंटर है। यहाँ से 103 डिग्री और इस साइड में भी 103 डिग्री के रेंज में आपको एस वेव क्या होंगी देखने को मिल जाएंगी, और पी वेव भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो 103 डिग्री है उससे लेके 103 डिग्री इधर से भी है, इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वहां पे आपको एस वेव एब्सेंट रहेंगी, और इस एरिया को हमने बोला एस वेव का शेडो जोन। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने एक पैटर्न को कैच किया है, वही हमको यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पर्टिकुलर कुछ एंगल्स के अंदर ही आपको शेडो जोन देखने को मिलता है। पी वेव का अलग रहेगा, एस वेव का अलग रहेगा। एस वेव का शेडो जोन काफी ज्यादा है, 103 डिग्री के बाद इस तरफ से भी इस तरफ से भी आपको शेडो जोन देखने को मिलेगा एस वेव का। लेकिन जो पी वेव है उसमें सिर्फ 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में आपको शेडो जोन मिलता है दोनों साइड में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक के क्या क्या तरह के टाइप्स हैं। तो पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। मतलब
टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो हमारा अर्थक्वेक जो उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी अर्थ में जो डिफरेंट प्लेट्स हैं ये सब आपस में मूव करके स्लाइड करती रहती हैं, इस कारण क्या होता है अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है। इस तरह के अर्थक्वेक को हमने बोला टेक्टोनिक अर्थक्वेक, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो जनरेट होता है ये जनरली कैसे जनरेट होता है, पहले एक फॉल्ट आता है और जहाँ पे ये फॉल्ट आता है हमारी ज़मीन के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसके अगल बगल की जो रॉक्स होती हैं वो स्लाइड करने लगती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि एक स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी है जिसको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली में एक्टिव वॉल्केनोस के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस भी हमारी पृथ्वी पर जहाँ पे भी हमको एक्टिव वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं जो कि आज भी एक्टिव है, मतलब वो कभी भी फट सकते हैं, तो उसके आसपास जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो हम उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक ना बोलकर उसको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी बोलते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पे बताते हैं तीसरे तरह के अर्थक्वेक के बारे में, जिसका यहाँ पे नाम दिया इन लोगों ने कोलैप्स अर्थक्वेक। तो कोलैप्स मतलब कोई चीज ढह जाएगी तो आपको वहां पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। एग्जांपल, जो खदानें होती हैं, जो माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, गहरी गहरी खदानें खोदी जाती हैं, तो कभी कभी जो उन खदानों की जो छत होती है वो क्या होती है, किसी प्रॉब्लम के कारण वो क्या होती है, वो कोलैप्स कर जाती है। इसके कारण उन खदानों के ऊपर जो सरफेस रहता है अर्थ का, वो सरफेस भी काफी डिस्टर्ब होता है ना, और वहां पे आपको देखने को मिलता है कोलैप्स अर्थक्वेक। तो ये जनरली माइनिंग एक्टिविटी के कारण आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक और एक्टिविटी है जिसको हमने बोला है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो इसमें क्या होता है कि ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। मान लीजिए किसी कंट्री ने कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया या फिर कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया, तो न्यूक्लियर बॉम्ब इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है कि आपका वो क्या करेगा, जब वो एक्सप्लोजन वहां पे होगा तो क्या होगा, उस जगह की जो पूरी आपकी जो जमीन वाला जो हिस्सा रहेगा वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, और तब जो अर्थक्वेक वहां पे उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो जो भी अर्थक्वेक न्यूक्लियर एक्टिविटीज बॉम्बिंग वगैरह के बाद आपको देखने को मिलता है उसको हमने बोला है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। फिर आगे बताते हैं एक और अर्थक्वेक जिसको हमने जनरली बोला है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वायर आप सभी जानते हैं, हम लार्ज जो रिजर्वायर्स बनाते थे जहाँ पे हम डैम वगैरह बनाते हैं, तो जब हम इतना बड़े लेवल पे डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पे हम बिजली भी बना रहे हैं और पानी को भी सेव कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो क्या होता है उस एरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है वहां पे कभी कभी अर्थक्वेक आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको हमने बोला रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो हमने यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक के टाइप्स देखे हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि बहुत तरह तरह की स्केल बनाई गई है जो कि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को और उसकी इंटेंसिटी को, है ना, उसको मेजर करने के काम आते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक का नाम है रिक्टर स्केल या फिर रिचर स्केल। तो द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिक्टर स्केल। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जब आता है तो जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उस अमाउंट को हमने एक स्केल पे नापने की कोशिश करी है, वो स्केल है रिक्टर स्केल। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आपको अर्थक्वेक अगर क्रिएट होता है तो रिक्टर स्केल पे उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे बताते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो एब्सोल्यूट नंबर में यहाँ पे आपको शो करा जाता है रिक्टर स्केल पे 0 से 10 के बीच में। मतलब अगर किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है 3 तो वो उतना ज्यादा तबाही नहीं मचाएगा, लेकिन अगर किसी का मैग्नीट्यूड 10 हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने को आपको बहुत ज्यादा आपको तबाही मचा के बताएगा। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि एक और स्केल होती है जिसको हमने मैग्नीट्यूड स्केल तो हमने देख ली, अगली स्केल होती है इंटेंसिटी स्केल। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, ये मैग्नीट्यूड से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये आपका डैमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अगर डैमेज बहुत ज्यादा होगा तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड था जो इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की वो बहुत ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों को कंपेयर करें, मान लीजिए अर्थक्वेक आता है और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, जैसे बोल दिया 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, लेकिन अगर उसने ज्यादा नुकसान नहीं मचाया तो हम ये बोलेंगे कि जो उसकी इंटेंसिटी थी वो काफी
कम थी, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा विजिबल डैमेज नहीं किया आसपास। तो ये जो इंटेंसिटी मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने बोला है द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कली। इस मर्कली स्केल के नाम पे हमने रखा है। तो ये एक इटालियन सीज्मोलॉजिस्ट थे, मतलब ये भूकंपीय गतिविधियों के जो साइंटिस्ट होते हैं जिनको हम सीज्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो भूकंप से रिलेटेड स्टडी करते हैं, है ना। तो मर्कली स्केल उसका नाम दिया गया है। तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये आपको स्केल शो करता है कुछ नंबर्स पे। तो वो नंबर से 1 से लेकर 12 तक जो इसकी इंटेंसिटी की जो रेंज है वो है 1 से लेकर 12 तक। 1 स्केल पे, अगर स्केल पे आपको 1 शो करता है तो मतलब इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम हुई, नुकसान काफ़ी कम हुआ। 12 अगर हो जाती है तो नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड अगर आपका 10 है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि भूकंप बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने ज़्यादा नुकसान नहीं किया, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कितनी रह गई, 3 रह गई, 4 रह गई, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब जापान में जो अभी सुनामी वगैरह आई थी वो भी अर्थक्वेक के कारण ही क्रिएट हुई थी। तो वहाँ पे इंटेंसिटी एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा थे। अब आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, सिंपली देखें तो फटाफट देखते हैं। यहाँ पे ग्राउंड आपका शेक करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, ग्राउंड के अलग अलग हिस्से जो हैं वो तरह तरह से सेटल होने लगेंगे। कुछ हिस्से नीचे धंस जाएंगे, कुछ हिस्से ऊपर उठ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लैंड होगा, जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो स्लाइड करेगी, है ना। और सॉइल का लिक्विफेक्शन होने लगेगा। ग्राउंड लर्चिंग, एवलंचेस आपको देखने को मिलेंगे। ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। फ्लड्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक मान लीजिए अर्थक्वेक आता है और कोई डैम कहीं पे कंस्ट्रक्ट किया गया, तो डैम अगर टूट जाएगा तो पूरा पानी बहने लगेगा, तो वो फ्लड क्रिएट करेगा और आग भी लग सकती है। स्ट्रक्चर कोलैप्स करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको गिरती हुई दिखेंगी, ऑब्जेक्ट्स आपके फॉल होने लगेंगे। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो सुनामी से होता है, सुनामी आपकी क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि जापान में अभी कुछ साल पहले सुनामी आई थी, है ना। तो इस तरीके से बहुत तरह के इफेक्ट अर्थक्वेक के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बताया भी गया है कि द सुनामी जो अभी आई थी, जैसे कई जगह सुनामी आपने देखी होगी जो अभी जापान में ही आई थी, तो ये जो होती है ना, ये जो हमारा एपिसेंटर होता है, यहाँ पे बताते हैं कि द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अगर ओनली इफ the epicenter of the tremor is below oceanic water and the magnitude is sufficiently high। तो बताते हैं कि जो हमारा एपिसेंटर है, अगर वो ओशनिक वाटर में आपका रहता है, मतलब जमीन वाले हिस्से में ना रह के समंदर की सतह पे कहीं पे अगर आपका एपिसेंटर रहता है, तो वहाँ पे जो वेव्स क्रिएट होंगी समंदर में वो सुनामी क्रिएट करती हैं, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी जनरली ज़्यादा होता है। मतलब ओशन के बेड में अगर एपिसेंटर है, केंद्र होता है किसी भूकंप का, और उसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है, तो उसके आसपास के कोस्टल एरियाज में आपको सुनामी वगैरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बताते हैं कि जो द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड इट्स इफेक्ट आर डिवास्टेटिंग। मतलब बताते हैं जो हमारा जब भूकंप आता है तो वो तो बहुत सेकंड्स के लिए ही, थोड़ी देर के लिए जो हमारी जो अर्थ होती है वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, शेक करती है। लेकिन उसके जो इफेक्ट्स बाद में हमको देखने को मिलते हैं वो बहुत भयावह होते हैं, बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमको यहाँ पे बताया भी, प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 ऑन द रिक्टर स्केल, कि अगर रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड है, जो भूकंप की जो असली ताकत है, जो उसकी तरंगे उनकी जो ताकत रहती है, वो अगर 5 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है तो आपको और ज़्यादा डिवास्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए आप देख सकते हैं, है ना। भूकंप और सुनामी वगैरह जब आए थे तो जगह जगह पे ये पिक्चर्स ली गई हैं। आगे बताते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस। तो अर्थक्वेक आने की कुछ फ्रीक्वेंसीज क्या है, इसके बारे में जरा डिस्कस किया जाए। तो अर्थक्वेक जो है एक प्राकृतिक आपदा है ना, एक नेचुरल हैजार्ड है। एंड इफ अ ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस, और अगर उथल पुथल जो होती है धरती में बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में अगर होती है तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी लाइफ और प्रॉपर्टी को, आसपास के लोगों को, यहाँ पे भूकंप आता है। लेकिन ये जो भूकंप है जनरली आपको ग्लोब के, जो हमारी पृथ्वी के सभी हिस्से पे देखने को नहीं मिलता। कई हिस्से ऐसे हैं यहाँ पे आपको जनरली भूकंप देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जो जहाँ पे आपको काफ़ी बार भूकंप देखने को मिलता है। वहाँ पे मेजर शॉक्स जो होते हैं अर्थक्वेक के वो आपको देखने को मिलते हैं। एंड आगे देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि
जो हाई मैग्नीट्यूड के जो भूकंप होते हैं जनरली जो 8+ मैग्नीट्यूड पे होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम ही आपको ये देखने को मिलेंगे। सालों में, कई सालों में 1-2 बार आपको देखने को मिल सकते हैं ना। यहाँ पे बोला भी अगर इन 1 to 2 years, वेरास दोज ऑफ टाइनी टाइप, जो छोटे मोटे भूकंप होते हैं कम मैग्नीट्यूड के, जनरली 8 रिक्टर स्केल पे उनकी वैल्यू 8 से कम आएगी, तो वो आपको हर मिनट पृथ्वी के कई हिस्सों पे हर मिनट आपको छोटे मोटे भूकंप तो देखने को मिल ही जाते हैं। फिर आगे यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ को 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने हमको बताए। तो सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे ऊपरी सतह है, उसको हमने बोला है क्रस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है हमारी अर्थ का, मतलब हमारी अर्थ का सबसे ऊपर का जो जमीन का हिस्सा है वो हमारी क्रस्ट का हिस्सा है। और ये जो है ये ब्रिटल है नेचर में, मतलब आप इसको आसानी से आप इसमें होल और ड्रिल वगैरह भी कर सकते हैं। और जो थिकनेस है हमारी क्रस्ट की वो वेरी करती है। अगर आप कॉन्टिनेंटल एरियाज में देखेंगे तो ये जो थिकनेस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और अगर आप अपना ओशनिक एरियाज में देखते हैं जो हमारी क्रस्ट उसकी थिकनेस, तो वो आपको कम देखने को मिलेगी। बिकॉज ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब जो हमारा भूभाग है हमारी पृथ्वी का, उससे थोड़ी थिकनेस जो होती है उसकी थोड़ी कम होती है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे बताते हैं कि उसकी जो थिकनेस है ओशनिक क्रस्ट की वो अराउंड 5 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिकर है, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो ये और ज़्यादा थिकर हो जाती है। एग्जाम्पल 70 किलोमीटर तक ये आपको देखने को मिलेगी जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में जो बताया है 70 किलोमीटर, ये आपको देखने को मिलेगी हिमालयन रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे फिर बताते हैं कि जो हेवियर रॉक्स हैं, है ना, तो उनकी डेंसिटी बताइए 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमें याद रखना होगा। और ये इस तरह की जो रॉक्स होती हैं ये ओशनिक क्रस्ट में आपको देखने को मिलती हैं, है ना। और ये बेसाल्ट होती है, बेसाल्ट फॉर्म में होती है, मतलब जनरली कभी कभी ना ये लावा हुआ करता था, मैग्मा हुआ करता था जो कि जम गया और बेसाल्ट फॉर्म में आ गया, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। तो क्रस्ट को हमने अभी देखा, अब हम देखते हैं मेंटल। तो क्रस्ट के बाद जो पृथ्वी का जो हिस्सा है अंदर की ओर उसके इंटीरियर में, उसका हमने नाम दिया है द मेंटल। तो ये हैगा पोर्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बियॉन्ड द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा जो है मेंटल। सो द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहस डिसकंटिन्यूटी। अब ये मोहस डिसकंटिन्यूटी क्या है ये हम अभी देखेंगे एक पिक्चर में, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहस डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, मतलब मोहस डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक की गहराई में आपको मेंटल देखने को मिलेगी। और जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसको बताया गया एस्थेनोस्फीयर का, उसको नाम दिया गया है, ठीक है। मेंटल का ये जो पोर्शन है उसको सबसे ऊपर ऊपर का जो भाग है, ठीक है, वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। और ये जो एस्थेनो है इसका मतलब होता है कमजोर, मतलब मेंटल का ये जो हिस्सा है ये काफी कमजोर होता है, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा। मतलब 2900 किलोमीटर में से शुरुआत के जो 400 किलोमीटर है जो आपकी क्रस्ट के जस्ट बाद आते हैं मेंटल में, वो आपके एस्थेनोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, ठीक है, जो मोल्टन रॉक्स है, ठीक है, जो पिघली हुई रॉक्स हमारी पृथ्वी के अंदर है लावा फॉर्म में, मैग्मा फॉर्म में, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? एस्थेनोस्फीयर जो है उसी के आसपास देखने को मिलेंगी। और ये जो एस्थेनोस्फीयर होता है यही उस मैग्मा को क्या करता है, रास्ता देता है, ताकि जब वॉल्केनिक इरप्शन हो तो वो मैग्मा एस्थेनोस्फीयर क्योंकि कमजोर है, ऐसी लेयर है हमारी मेंटल की 400 किलोमीटर तक की एक पोर्शन है हमारे मेंटल का जो इतना कमजोर है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो वॉल्केनो का जो मैग्मा होता है जो हमारी अर्थ के अंदर से निकल के आता है वो एस्थेनोस्फीयर को बिल्कुल चीरता हुआ वॉल्केनो का जो वेंट होता है उससे बाहर की ओर निकलता है। तो शायद हम कैसा कह सकते हैं कि अगर एस्थेनोस्फीयर ही नहीं होता, मतलब एक कमजोर सरफेस आपको देखने को, एक कमजोर एरिया आपको मेंटल का देखने को नहीं मिलता, तो शायद वॉल्केनिक इरप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलते। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एस्थेनोस्फीयर जो हमारी अर्थ का जो मैग्मा वाला जो पोर्शन है वो वॉल्केनो के फटने के समय पे अर्थ के बाहर आ जाता है। तो इसका मेन रोल इसमें प्ले करता है एस्थेनोस्फीयर। और इसकी डेंसिटी यहाँ पे बताई गई है, आप पढ़ लीजिएगा। द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जिसको जनरली हम सबके साथ में पढ़ते हैं, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो ये जो लिथोस्फीयर है ये आपका अपरमोस्ट पार्ट है मेंटल का और आपकी क्रस्ट का ऊपर ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज है कि 10 से लेके 200 किलोमीटर के अंदर तक।
और जो मेंटल का जो लोअर पोर्शन है वो आपको मिलेगा एस्थेनोस्फेयर के बाद से। और ये जो पोर्शन है ये बहुत सॉलिड स्टेट में है, मतलब यहाँ पे अगर आप पहुंच भी जाएं तो आपके लिए ड्रिल करना तो बहुत इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, ये इतना सॉलिड है। अब हम बात करेंगे फाइनली जो लास्ट पोर्शन है हमारा कोर, मतलब हमारी अर्थ का सबसे भीतरी जो हिस्सा है। तो अर्थक्वेक यहाँ पे बताते हैं कि जब अर्थक्वेक की जो वेव होती है उनकी जो वेलोसिटीज होती है इनकी गति के अकॉर्डिंग हमने पता किया है हमारी अर्थ की कोर के बारे में। तो काफ़ी हेल्प हुई है अर्थक्वेक की स्टडी करने से, है ना, और इससे हमें कोर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो जो कोर है वो मेंटल की बाउंड्री से जो कि हमारा मेंटल तो हमारा 2900 किलोमीटर तक है, तो उसके बाद से आपका कोर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो कोर और मेंटल को जो बाउंड्री सेपरेट करती है वो सीधे आपको 2900 किलोमीटर पे देखने को मिलेगी पृथ्वी के अंदर, अगर आप ड्रिल कर पाए तो। और आउटर कोर जो है हमारी अर्थ की वो लिक्विड स्टेट में है, बल्कि जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी बताई गई है। और जो कोर है हमारी वो बहुत हैवी मटेरियल से बनी हुई है, जिसको हमने निकल और आयरन का नाम दिया है, एंड इट इज समटाइम्स रिफर टू एज द नाइफ लेयर। ठीक है, तो हमारी कोर बहुत हैवी मटेरियल से बनी हुई है और इसको हम कभी कभी नाइफ लेयर भी बोला करते हैं। ठीक है, अब हम एक डायग्राम देखते हैं हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर का। So in this picture we can clearly see the internal structure of our earth। अब यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहा हूँ, आप फोकस करिए। तो ये सबसे अंदर का जो सबसे ग्लो करता हुआ पोर्शन है ये हमारी अर्थ का इनर कोर है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, पूरा सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद ये जो दूसरे येलो कलर की ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये हमारी ये हमारी आउटर कोर है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे मिलती है 2900 किलोमीटर की गहराई में हमारी पृथ्वी के कोर और मेंटल की बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो थोड़ा रेड कलर से आपको यहाँ पे डिनोट किया गया है ये आपका मेंटल वाला पोर्शन है। ठीक है, और मेंटल के ऊपर ये जो आपको डार्क रेड कलर से ये जो पतली सी बाउंड्री दिख रही है जिसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये बाउंड्री जो कि मेंटल का एक हिस्सा है जो काफ़ी कमज़ोर है, जिसको हमने नाम दिया है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, तो इसी कारण हमारा जो लावा है इस एस्थेनोस्फेयर को आराम से ब्रेक करके सॉरी लावा नहीं, मैग्मा जो है वो ब्रेक करके वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर निकल जाता है। और उसके बाद ऊपर आपको रिजिड मेंटल वाला ये जो बहुत पतली सी ब्राउन कलर की जो लेयर दिख रही है ये आपका रिजिड मेंटल है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बताया कि ये आपका जो जमीन या हमारी अर्थ है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको आइस कैप देखने को मिल रहा है जो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और ये ब्लू वाले पोर्शन को हम ओशन कहते हैं, और जहाँ पे जमीन है उसको हमने कॉन्टिनेंट बोला है। आपको ये ब्लू वाले पोर्शन को ही हमने हाइड्रोस्फीयर का पार्ट भी माना है, और एटमॉस्फेयर भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आगे देखेंगे वॉल्केनोस एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर है ना, तो तरह तरह के जो ज्वालामुखी उनके बारे में जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और किस किस तरह का लैंडफॉर्म आपको एक ज्वालामुखी के पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो वॉल्केनो होता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैसेस और एशेस हो गई या फिर मॉल्टन रॉक मटेरियल हो गया जिसको हम लावा बोलते हैं, ये ज़मीन के अंदर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैग्मा और लावा ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हमारी अर्थ के अंदर जो पिघली हुई जो चट्टानें जो बिल्कुल पिघली हुई फॉर्म में है ना, जो बिल्कुल मॉल्टन स्टेट में है, तो उनको हम जब अगर वो हमारी अर्थ के सरफेस के जब तक वो अंदर है तभी हुई हमको नहीं दिख रही है तब तक हम उनको बोलते हैं मैग्मा। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जब वो मैग्मा हमारी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है इरप्शन होने के बाद वॉल्केनो के, तो उसको हम मैग्मा ना बोल के उसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है मैग्मा और लावा के बीच में। आगे देखते हैं कि वॉल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉल्केनो इफ द मटेरियल मेंशन्ड आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट इन द रिसेंट पास्ट। मतलब बताते हैं कि अगर कोई वॉल्केनो एक्टिव है इसका मतलब ये है कि वो अभी हाल ही में उसका इरप्शन हुआ है, वो अभी वॉल्केनो हाल ही में फटा है, और या फिर कुछ साल पहले वो इरप्ट हुआ था। ठीक है, तो वो एज अगर देखें उसकी तो बस वो अभी कुछ साल पहले ही इरप्ट हुआ है और वो कभी आगे भी इरप्ट हो सकता है, मतलब वो डेड वॉल्केनो नहीं है, वो कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो जो लेयर होती है हमारी द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल, तो हमारी क्रस्ट के नीचे जो लेयर होती है वो मेंटल होती है।
एंड इट इज़ अ हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ क्रस्ट, और क्रस्ट की डेंसिटी से भी बहुत ज़्यादा उसका डेंसिटी होता है हमारा मेंटल का, है ना। और हमारी मेंटल में ही होता है एस्थेनोस्फीयर, ये यहाँ पे आपको डिनोट किया गया है, देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे बताया गया है। तो एस्थेनोस्फीयर बहुत वीक होता है, और यहीं पे बताते हैं कि इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल्स फाइंड देयर वे टू द सरफेस। और इसी एस्थेनोस्फीयर की हेल्प से क्या करते हैं, जो हमारी पिघली हुई जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं जिनको हम मैग्मा बोलते हैं, वो एस्थेनोस्फीयर को चीरते हुए इरप्शन होता है जब वॉल्केनो का, तो हमारी अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। एंड द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। तो मेंटल का जो पोर्शन है, जो कि अपर मेंटल पोर्शन है, उसमें जो भी मटेरियल है, जो कि पिघली हुई रॉक्स जो है हमारी मोल्टन फॉर्म में, उसको ही हमने मैग्मा बोला है। तो ये मैग्मा का जो सोर्स भी है वो आपको एस्थेनोस्फीयर के आसपास ही देखने को मिलता है। एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस, इट इज रिफर्ड टू एज लावा। तो बताते हैं कि जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचने लगता है तो मैग्मा ना बोल के उसको लावा बोला गया है। और जब मटेरियल जो हमारा ग्राउंड पे जब रीच करता है, जब हमारा जो लावा फ्लो होता है, तो उसमें यहाँ पे बताते हैं कि जब लावा में उसको जो भी मटेरियल हमारा वॉल्केनो से इरप्ट हो रहा है ना, उसमें लावा फ्लो होगा, उसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिज होंगे। अब ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिज क्या होते हैं, जो कि हमारे वॉल्केनो से बाहर निकल के जो भी चीज़ आ रही है, उन सबको हम जो भी डेब्रिज है उसको हमने एक क्लास में कैटेगराइज किया है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज। इसमें आपको वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट एंड गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन सब आपको देखने को मिलेंगे। मेन चीज ये है कि ये वॉल्केनिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा वॉल्केनो होता है वो कोनिकल शेप में मान ली है, तो उसका जो वेंट है, जब वो वॉल्केनो इरप्ट होता है, जब वो वॉल्केनो फटता है, तो क्या होता है, जो रॉक्स के बड़े बड़े पीस होते हैं, काफी बड़े बड़े पीस होते हैं, तो वो जब बहुत प्रेशर से रिलीज होते हैं, वो जो हमारा होल होता है वॉल्केनो के टॉप पे जिसको हम वेंट बोलते हैं, बहुत प्रेशर से उसमें से रिलीज होते हैं और ये आसपास के एरिया में जाके ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने बिल्कुल बॉम्ब, जैसा हम एक बॉम्ब को बिल्कुल लॉन्च करते हैं, है ना, हम यहाँ से लॉन्च करेंगे, बॉम्ब आपको उधर जाके ड्रॉप होगा। तो उसी तरीके से जब ये वॉल्केनो फटते हैं तो ये जो रॉक्स के जलते हुए लावे की जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, एक बॉम्ब की तरह दूर दूर के एरियाज में क्या करती हैं, गिरती हैं, इसलिए वॉल्केनिक बॉम्ब्स इनको बोला जाता है। अब आगे वॉल्केनोज के बारे में और देखते हैं। जो वॉल्केनोज हैं, इनके नेचर ऑफ इरप्शन के अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शील्ड वॉल्केनोज। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो शील्ड वॉल्केनो है, ये सभी वॉल्केनो में सबसे बड़े वॉल्केनो होते हैं, और इनकी जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है हवाई। जो हमारा एक आइलैंड कंट्री है, जो हमारी हवाई है, हवाई पे जो वॉल्केनोज हैं वो शील्ड वॉल्केनोज हैं। तो अब हम एक पिक्चर देखते हैं कि ये शील्ड वॉल्केनोज होते कैसे हैं। तो इस पिक्चर में हम जो माउंटेन देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। और इस माउंटेन का नाम है मौना किया, जो कि हवाई आइलैंड पे आपको देखने को मिलता है। तो ये शील्ड वॉल्केनो इसलिए है क्योंकि आप इसको ध्यान से देखिए, आपको इसकी हाइट नहीं देखने को मिलेगी ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टीप नहीं है। मतलब आप अगर इसकी चढ़ाई करना चाहें तो आप आराम से बिना किसी मेहनत के इसके टॉप पे पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल एक शील्ड फॉर्म है। अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे आपको उठा के दिखाऊं तो ऐसा लगेगा ये आपने एक शील्ड पकड़ी हुई है, ठीक है। तो एक ये देखिए, ये एक शील्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इसकी कम हाइट होती है, और इस तरह के वॉल्केनो को हम शील्ड वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है फिर आगे। और आगे इसके बारे में बताते हैं कि दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट। तो जो हमारा बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट क्या है, ये एक्चुअली में लावा है, जो कि जो हमारा वॉल्केनो में जब इरप्शन होता है तो जो लावा निकलता है तो वो बिल्कुल बहता हुआ निकलता है, कुछ टाइम के बाद वो सूख जाता है, ठीक है। तो उनको हम बेसाल्ट रॉक्स बोलते हैं। अगर वो सूखा नहीं है तो हम उसको सिंपली बेसाल्ट लावा बोल सकते हैं। एंड फॉर दिस रीजन ये जो वॉल्केनोज है ना, ये स्टीप नहीं होते, मतलब ये इतना जब फटते हैं तो ये ऐसे स्लोप बना के बिल्कुल बहते रहते हैं, और ये काफी बह जाते हैं तो ये हाइट गेन नहीं कर पाते, इस कारण में आपको खड़ी चढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी। और दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। और ये जनरली तभी एक्सप्लोजिव होंगे जब इनके वेंट में पानी अंदर चला जाएगा। मान लीजिए उस एरिया में पानी गिर जाए तो ये वॉल्केनो जो है ये एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, ठीक है। और इनको जनरली बोला गया है लो एक्सप्लोजिविटी, मतलब ये ज़्यादातर आपको फटते हुए नहीं दिखाई देंगे। फिर बताते हैं कि जो अपकमिंग लावा जो होता है ये एक फाउंटेन की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। और जब ये बिल्कुल वॉल्केनो जो हमारा कोनिकल शेप में मान लीजिए हमारा माउंटेन है, तो उसका जो वेंट है, जब उससे जो लावा निकल रहा है तो बिल्कुल एक फाउंटेन की फॉर्म में निकलता है और एक कोन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। उसका जो शेप होता है हमारे वॉल्केनो का, एक कोनिकल शेप आपको देखने को मिलता है, उसको हमने बोला है डेवलप्स इनटू सिंडर कोन, ठीक है।
अब हम देखते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज। अब ये जो कंपोजिट वॉल्केनोज हैं, ये जनरली यहाँ पे बताते हैं कि दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शंस ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बेसाल्ट। तो जनरली ये जो इरप्शन है इसमें आपको कूलर और बहुत ज़्यादा विस्कस लावा देखने को मिलता है। ज़्यादा विस्कस मतलब उसका जो फ्लो रेट होगा वो बहुत स्लो होगा, वो बहुत थिकर लावा होगा, ठीक है, काफ़ी स्लो वो फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी के बारे में आप सब जानते ही होंगे। एंड दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, और ये बहुत खतरनाक तरीके से इनका एक्सप्लोसिव इरप्शन भी देखने को मिलता है। और ये जो लावा होता है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पायरोक्लास्टिक मटेरियल को अपने साथ बाहर निकालता है। मतलब वॉल्केनो के अंदर से आने वाले जो तरह तरह का मटेरियल है उनको हमने पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोला, जिसमें वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एशेस हो गई, ये सब आपकी सरफेस पे इकट्ठा होने लगते हैं। एंड दिस मटेरियल accumulates इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग्स। तो ये जो मटेरियल है ज़्यादातर आपको जो हमारी वेंट ओपनिंग के आसपास का जो एरिया है उसके पास का जो एरिया, वहाँ ज़्यादा ये देखने को, ये मटेरियल ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड दिस मेक्स द माउंट अपीयर एज कंपोजिट वॉल्केनोज। तो ये आपको जनरली क्या होगा, जो शील्ड वॉल्केनो है ना, तो ये उससे हाइट में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस पिक्चर में हम जो माउंटेन देख रहे हैं, सॉरी, हम जो वॉल्केनिक माउंटेन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा लावा है वो नीचे से निकल के वेंट तक जाने से पहले ही क्या कर रहा है, जगह जगह से रास्ते बना के लेयर्स की फॉर्म में, या आपको वॉल्केनो के वेंट से ज़्यादा ही आपको अगल बगल भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या होता है, ये निकलता और फिर ये इसी के ऊपर बहते बहते ये जो वॉल्केनिक जो लावा है वो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है ना, सॉलिडिफाइज हो जाता है, जिसके कारण ये जो माउंटेन होता है ये काफ़ी अच्छी हाइट गेन कर लेता है, ठीक है। ये शील्ड वॉल्केनो जैसा नहीं होता, ये काफ़ी स्टीप वॉल्केनो होता है, इसकी जो चढ़ाई होती है वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है। तो ये आपको दिख रहा है वेंट से पहले ही ये काफ़ी जगह से रास्ते बना बना के ये अपना जो लावा है, जो हमारा मैग्मा है वो बाहर निकलने लगता है। और ये वॉल्केनो अलग अलग लेयर्स बनाते 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 काफ़ी हाइट गेन कर लेता है। अब आगे देखेंगे दूसरे तरह के वॉल्केनो को। तो यहाँ पे जो माउंट फूजी है वो, ये जो पिक्चर है माउंट फूजी की पिक्चर है। तो ये एक्चुअली में एक कंपोजिट वॉल्केनो है जो कि काफ़ी हाइट गेन कर चुका है, क्योंकि जब इसका लावा बाहर निकलता है तो वो वेंट के साथ साथ आसपास के एरिया में से भी, जो वॉल्केनो का जो एरिया है आसपास, तो उसके आसपास से भी जगह बना बना के लेयर्स बना के निकलता है और वॉल्केनो को एक हाइट गेन करने में काफ़ी मदद करता है। एंड आगे बताते हैं कैल्डेरा माउंटेन्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं देख लेते हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनो। हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो वॉल्केनो इरप्ट होते हैं उनमें कैल्डेरा वॉल्केनोज भी आते हैं, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं कि जब ये जब फटते हैं तो ये क्या करते हैं, जो इनका प्रीवियस जो स्ट्रक्चर होता है ये उसको ही क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये हाइट ही गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जब जब फटेंगे, जितना स्ट्रक्चर इनका बच जाता है पिछली बार के इरप्शन में, वो भी क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे। तो इनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती, मतलब ये काफ़ी छोटे, काफ़ी फैले हुए आपको देखने को मिलते हैं। इसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम जो ये वॉल्केनो देख रहे हैं, ये कैल्डेरा वॉल्केनो का एक पिक्चर है, जो कि कैल्डेरा टाइप वॉल्केनो है। और इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो वॉल्केनो, इसका वेंट भी आपको काफ़ी ब्रॉड देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ बीच में आपको एक छोटी सी लेक फॉर्म हुई दिख रही है। तो ये एक्चुअली में लेक ना होकर हम इसको वेंट ही समझते हैं, ये एक वेंट है, ठीक है। अगर ये वॉल्केनो कभी फटता है तो ये इसी रास्ते से जो लावा होगा बहुत खतरनाक तरीके से बाहर आएगा और इस वॉल्केनो के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डैमेज कर देगा। इस कारण से ये जो वॉल्केनो है वो कुछ इस तरीके का शेप ले लिया करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग तरह का वॉल्केनो का टाइप है। अब आगे दूसरा वॉल्केनो देखते हैं। तो अब हमें बात करनी है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की, ठीक है। तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस क्या होते हैं देखते हैं हम। तो यहाँ पे बताते हैं कि दीज वॉल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो बताते हैं कि किसी एरिया में जब कोई वॉल्केनो का इरप्शन होता है तो जो लावा निकलता है वो काफ़ी दूर तक क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब वो सॉलिडिफाइज होता है तो वहाँ पे जो एक एरिया जो बनता है उसको हम जनरली बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ठीक है। एंड यहाँ पे बताते हैं कि देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर, ठीक है। तो काफ़ी लंबा आपको फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। और उनकी थिकनेस अराउंड 50 मीटर्स तक होती है। और
जो इंडिविजुअल फ्लो है वो कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब वॉल्केनो आपका किसी जगह पे फटता है, लेकिन जो उसका लावा है वो उसके आसपास के हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स तक क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। और जब वो लावा वाला जो एरिया होता है, जब वो कुछ टाइम के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब जब वो जम जाता है, सूख जाता है वो लावा, तो वो जो चीज़ बनाता है उसको हमने नाम दिया हमारे इंडिया में डेक्कन ट्रेप्स। तो हमारे इंडिया में जो एक पोर्शन है हमारी कंट्री की फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करें, तो एक पोर्शन है हमारे इंडिया में ज़मीन का, और जिसको हम डेक्कन ट्रेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो है महाराष्ट्र प्लेटू के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअली में एक लार्जर फ्लड बेसल्ट प्रोविंस है। मतलब आज से कुछ 50 से 60 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे कोई वॉल्केनो हुआ करता था जो फटा, जिसका जो लावा था वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो गया। और जब वो आगे जाके सॉलिडिफाइज हुआ, तो वहाँ पे जो जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है उसको हमने नाम दिया द डेक्कन ट्रेप्स। ठीक है, एंड इट इज बिलीव्ड दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड अ मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट। और आज जो डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है, कहते हैं कि आज से कुछ हजारों लाखों करोड़ों लाखों साल पहले की अगर हम बात करें तो ये एरिया और भी ज़्यादा था, लेकिन आज ये उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जब आप इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ पोर्शन पे शो कर दिया जाएगा कि ये जो पोर्शन है ये डेक्कन प्लेटू या फिर डेक्कन ट्रैप वाला पोर्शन है। तो ये भी एक तरह का वॉल्केनिक फॉर्मेशन से आपको एक जो एरिया प्रोविंस आपका बना उसको हमने यहाँ पे बोला है डेक्कन ट्रैप्स। अब हम देखते हैं मिड ओशन रिज वॉल्केनोज। तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, ये जनरली समुद्री एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। समंदर में डूबे भी हो सकते हैं, समंदर के आसपास भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनकी जो जो मिड ओशन जो रिज है, ये जनरली 70,000 किलोमीटर तक लंबी आपको एक एक पट्टी आपको देखने को मिलेगी हमारी ग्लोब पे, हमारी अर्थ पे, जिसको हमने नाम दिया है मिड ओशन रिज वॉल्केनोज। लाइन से आपको वॉल्केनोज ही वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, जो कि समंदर के आसपास ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वॉल्केनो होता है समंदर के एरिया में। आगे हम बात करते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में हम बात करेंगे इंट्रूसिव फॉर्म्स की। इंट्रूसिव फॉर्म्स में बताते हैं कि जो हमारा लावा होता है, ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जो लावा हमारा बाहर आता है, ठीक है, तो ये कुछ समय के बाद जब कूल हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे 3 तरह की आपको रॉक्स देखने को मिलेंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, जो हमारा मैग्मा पोर्शन है उसके सूखने के बाद जिस तरह की रॉक्स आपको देखने को मिलती है उसको हमने नाम दिया है इग्नियस रॉक्स। एंड द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन द रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जब लावा जिस समय निकलता रहता है तो ये लावा कभी कभी वॉल्केनो के बाहर नहीं आ पाता, और हमारी क्रस्ट के पोर्शन में क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल हो जाता है, और हमारी क्रस्ट के अंदर वो जो रॉक का पोर्शन बनता है ना, अगर हम खुदाई करें तब जो रॉक्स निकलेंगी उनको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक्स। और कभी कभी ये बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बाहर भी आपको आपको देखने को मिलता है। तो मतलब मेन चीज़ यही है कि अगर क्रस्ट के अंदर ही वो लावा जो है वो कूल हो गया है ना, तो वो भी एक टाइप हो जाता है इग्नियस इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, और कभी कभी वो लावा बाहर आके सॉलिडिफाइज होता है, कूल होता है, वहाँ आपको वॉल्केनो के आसपास ऊपर की सतह में भी आपको कुछ ऐसी रॉक्स देखने को मिलेंगी। एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, तो लावा की जो लोकेशन है ना, जहाँ पे लावा की जो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो कूलिंग होती है ना, तो इस तरीके से हमने इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अगर वो सरफेस पे ही कूल हो जाती है तो उसको हम वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, और अगर वो क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाता है जो हमारा लावा है, देन हम उसको प्लूटोनिक रॉक्स का नाम देते हैं। और जो लावा हमारा क्रस्ट के अंदर ही यहाँ पे मतलब ये बताते हैं कि द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। और यही जो लावा है ना, जो बाहर जो लावा आके जो बाहर सूख जाता है उसको तो हमने वॉल्केनिक रॉक्स का नाम दे दिया, लेकिन अगर वो क्रस्ट के अंदर ही सूख जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, वेंट के वॉल्केनो के छेद से बाहर नहीं आ पाता, तो उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, और इसी पोर्शन को हमने नाम दिया है इंट्रूसिव फॉर्म्स। ठीक है, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स। अब इसके बारे में हम देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैथोलिथ की। तो अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्जर डोम। ठीक है, तो बताते हैं कि जब हमारा मैग्मा निकलता है तो वो ऊपर ही नहीं आ पाता, हमारी क्रस्ट के अंदर ही काफी बड़े एरिया में वहां पे क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, रॉक का एक फॉर्म बना लेता है। इस तरह की चीज को हमने बोला है बैथोलिथ।
ठीक है, इसका पिक्चर अभी हम देखेंगे। सो इन दिस पिक्चर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ये पोर्शन हमारा पूरा एक्चुअली में क्या है, हमारा मैग्मा है, ठीक है। अब ये मैग्मा वेंट तो आपको यहाँ ऊपर देखने को मिल रही है हमारे सरफेस पे, ऊपर नहीं आ पाया, ये पोर्शन नीचे ही सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा ना, उसको जनरली रॉक्स या फिर जो भी एरिया बनता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हमने यहाँ पे नाम दिया है बैथोलिथ, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है, बैथोलिथ हमने अभी देखा। और ये जो सरफेस होता है जो कि हमारी क्रस्ट के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है अर्थ की, तो जैसे जैसे हमारी अर्थ का क्या होगा, डेनुटेशनल प्रोसेस जब बढ़ेगी, मतलब धीरे धीरे हमारी अर्थ के अपर सरफेस का इरोजन होगा, तो जो नीचे वाला सरफेस है वो विजिबल होने लगेगा। एक टाइम के बाद या फिर बोल दीजिए कुछ हजारों लाखों साल के बाद क्या होगा, जो बैथोलिथ काफी नीचे दबा हुआ था, धीरे धीरे अर्थ के सरफेस के इरोजन के कारण, ठीक है, उसके इरोजन होने के कारण ये बैथोलिथ वाला जो सरफेस है वो ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हमें बताया गया है इस बुक में। और फिर अब हम बात करते हैं लैकोलिथ की। अब ये लैकोलिथ क्या है, दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज। अब इंट्रूसिव क्यों, क्योंकि जो मैग्मा है वो बिल्कुल बाहर आने की कोशिश कर रहा था इंट्रूसिव तरीके से, लेकिन वो वहीं नीचे जम गया, पूरा बाहर नहीं आ पाया। तो एक तरह की और बॉडी बनाई गई है जिसको हम लैकोलिथ बोलते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि ये लार्ज डोम शेप बॉडीज होती हैं विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। इट रिजेंबल्स द सरफेस वॉल्केनिक डोम और ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो, मतलब ये एक तरह का कंपोजिट वॉल्केनो का इसका फॉर्म हो जाता है, डोम शेप इसका फॉर्म होता है, जो कि आपको क्रस्ट के अंदर ही फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है, बाहर नहीं दिखता ये चीज आपको। एंड ओनली दीज आर ओनली लोकेटेड एट डीपर डेप्थ, और काफी गहराई में ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारे कर्नाटका प्लेटू में आपको एक हिल है जिसका नाम है डोमल हिल्स, है ना, जहाँ पे आपको ग्रेनाइट की रॉक्स देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, ये लैकोलिथ और बैथोलिथ का ही एक टाइप है, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ के सरफेस के इरोजन के कारण ये आज आपको देखने को मिल रहा है। एक समय था जब ये हमारी अर्थ के क्रस्ट के डीपर पार्ट्स में छुपा हुआ था, इरोजन होने के कारण ये पार्ट आपको आज विजिबल हो चुका है काफी लाखों करोड़ों साल के बाद। और हम एक पिक्चर देख लेते हैं। तो वापस से ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें आपको मैं लैकोलिथ को शो करता हूँ। देखिए, तो जब ये जो हमारा बहुत सारा जो लावा जब बाहर आ रहा था, तो कुछ तो यहीं पे सूख गया जो बैथोलिथ बन गया, तो कुछ ने थोड़ी जगह बनाई, थोड़ा ऊपर तक वो आया, है ना, और उसने एक डोम शेप ले लिया, एक माउंटेन की तरह, जो हमारा कंपोजिट वॉल्केनो होता है उसी तरीके से एक शेप लिया। देखिए, ये आपको एक कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे उठ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, डोम शेप हो गया है। और ये यहीं पे हमारी अर्थ के सरफेस के काफी डेप्थ में आपको ये बिल्कुल फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया लैकोलिथ। तो हमने अभी जिस डोमल हिल की हमने अभी बात करी, जो कि कर्नाटका में देखने को मिलती है, वो एक समय में धरती के अंदर ऐसे छुपी हुई थी। तो ऊपर के सरफेस का जब इरोजन हुआ, तो ये अब आपको जो पार्ट है ये आपको विजिबल हो गया है। तो ये लैकोलिथ है, और इसके पहले हमने बात करी थी बैथोलिथ की। आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लेपोलिथ, फेकोलिथ एंड सिल्स की। ये भी वॉल्केनिक कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब हमारा लावा ऊपर की ओर आता है, ठीक है, तो कुछ जो पोर्शन होता है लावा का, वो ऊपर आने से पहले हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैलने लगता है। और ऐसा क्यों होता है, वेर एवर इट फाइंड्स अ वीक प्लेन, मतलब जहाँ पे भी उसको आसपास कमजोर एरिया मिल जाता है, तो ऊपर जाने के साथ साथ जो लावा है, जो हमारा मैग्मा है, वो अगल बगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फैलने लगता है, ठीक है। तो ये भी तरह तरह की फॉर्म्स नीचे हमारी क्रस्ट में बना लेते हैं, और कभी कभी ये सॉशर शेप में आ जाते हैं, कॉनकेव टाइप शेप में, ठीक है। और इनको हमने नाम दिया लैपोलिथ। और उसके बाद जो वेवी शेप बनाते हैं, ठीक है, इनको हमने आगे नाम दिया है, यहाँ पे आगे हमने नाम भी दिया है, इनको हमने नाम दिया फेकोलिथ। ये थोड़ा वेवी शेप में बना लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को। तो इनकी भी पिक्चर हमको यहाँ पे बताई गई है, हम देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक पिक्चर में जैसे कि हमको शो किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे लेकोलिथ और बैथोलिथ हम देख चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो दूसरी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो एक वेवी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इनने ऐसे शो नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे एक वेव की, जैसे ये जो लेकोलिथ है, अगर ये वेव की फॉर्म में इकट्ठा होता है, तो हमने उसको अभी देखा। एक सेकेंड में आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर जो हमारा जब लावा निकलता है, तो अगर वो आसपास क्रस्ट के अंदर के एरिया में आसपास हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके
आसपास अगर फैलने लगता है तो वो फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं जनरली सिल्स, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है, अगर हॉरिजॉन्टल शेप में वो फैल जाता है सरफेस के अंदर तो हमने उसको सिल्स नाम दिया है। और यहाँ पे डाइक्स के बारे में भी बताया गया है कि अगर वो जो लावा है, देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है डाइक्स के बारे में। इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो हमारा लावा है, ठीक है, जिसको हमने डाइक शो किया है, ठीक है, जब ये यहाँ से निकल रहा था, जो हमारा मैग्मा वाला पोर्शन है, जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो वो थोड़ा शेप बना लेता है, ठीक है, वर्टिकली एक लाइन आपको ये शो हो रही है, लेकिन वो पूरा नहीं आगे बढ़ पाता है, ठीक है, सरफेस तक नहीं पहुंच पाता और वहीं पे वो सॉलिडिफाइज हो जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है। और इस तरीके के जो पोर्शन जो बनते हैं हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उनको हमने नाम दिया डाइक। और देखिए जो सिल है, यहाँ पे भी जो हमारा मैग्मा वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वर्टिकली फॉर्म में ऊपर आता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली जो प्लेन, हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसी के आसपास फैल जाता है, उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है सिल, ठीक है। तो हमने अभी डाइक्स के बारे में देखा, वर्टिकली जो ऊपर आने की कोशिश करता है हमारा मैग्मा, लेकिन पहुंच नहीं पाता, वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाता है, डाइक का फॉर्मेशन हो गया। ऊपर आने की कोशिश करता है, ऊपर जाने से पहले ही क्या करता है, हॉरिजॉन्टली फैल जाता है नीचे क्रस्ट वाले एरिया में, फॉर्मेशन होता है सिल्स का, ठीक है। जो वेवी शेप में जो वेवी शेप में अगर फॉर्म लेता है, अगर जो हमारा मैग्मा है सरफेस के अंदर, तो उसको हमने नाम लिया है फेकोलिथ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब ई अनंत।